गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? कल हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट गवर्नर से रिलेटेड, कुछ पावर देख रहे थे हम उनकी, और एग्जीक्यूटिव पावर की हमने बात कर ली थी। ठीक है, हमने देखा था एग्जीक्यूटिव पावर में कि कुछ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र लेवल पे कर सकते हैं वैसे राज्यपाल स्टेट लेवल पे कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, विधायी शक्ति, कानून से रिलेटेड की जो चीजें हैं उससे क्या इनकी विधायी शक्ति है। जैसे विधानमंडल में जब कोई चीज पेश की जाती है उसके बाद, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक बात तो सबको क्लियर है कि अगर राज्य के विधानमंडल की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो दो होते हैं आपके, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। ठीक उसी तरह जैसे केंद्र में संसद में आपकी लोकसभा और राज्यसभा है, तीन अंग है संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राज्य में भी तीन है, विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। 168 आर्टिकल जो कहता है 168, तो आर्टिकल 168 के तहत इसको अगर हम देखें तो 168 में जो राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेचर का अभिन्न अंग है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कौन? विधानसभा और विधान परिषद। तो तीसरा अंग राज्यपाल भी है। क्लियर है? ठीक, तो यहां से हमें पता चलता है कि राज्यपाल भी इनके अभिन्न अंग है। चलिए देखते हैं इनके पावर, क्या पावर है राज्यपाल की। तो एक एक करके हम पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर जब भी बात करेंगे विधानमंडल की बात होगी, और विधानमंडल की बात होने का मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका मतलब कि जब भी हम आपको बार बार कहें स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, और विधानमंडल मतलब दो, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो पहला क्या होता है कि जैसे ही पहली बैठक होती है विधानमंडल के गठन के तत्काल बाद, पहली बैठक, जैसे चुनाव हुए, जैसे सीएम के चुनाव होने वाले हैं, अब सीएम के चुनाव होंगे, जैसे ही पहला बैठक होगा इन लोगों का, जैसे सीएम सिलेक्ट होगा तो विधानसभा की पहली बैठक होगी, तो उसको जो संबोधित करने का काम है वो राज्यपाल करेंगे। जैसे चुनाव फाइनल आ जाएगा उसके बाद जब पहली विधानसभा बनेगी तो उसको संबोधित करने का काम राज्यपाल करेंगे। दूसरा, अगर कोई प्रत्येक वर्ष का सेशन है, बताया था साल में 3 होते हैं, जिस तरह से केंद्र पे आपका चल रहा है उस तरह राज्य में भी चलता है। भाई अगर आपके सेशन पार्लियामेंट में चलते हैं तो उसी तरह के सेशन आपके राज्य में भी तो होते हैं, आपका सब कुछ वही प्रोसेस होता है राज्य लेवल पर भी। तो इसको भी संबोधित करने का काम राज्यपाल करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि विधानमंडल, उनके सदस्यों को बुलाना और उस सदन जो भी सत्र चल रहा है, जैसे बजट सत्र होगा या फिर मानसून सत्र होगा या विंटर सेशन होगा, इनको खत्म करने का भी काम इन्हीं का है। तो उनको शुरुआत करने का यानी कि आहूत करने का, और उसको एंड करने का ये काम भी है। ये सब पीछे पड़ चुके हैं राष्ट्रपति वाले पॉइंट में। राष्ट्रपति के पास ये सब पावर थी केंद्र लेवल पे, तो राज्य लेवल पे किसके पास है? राज्यपाल के पास। एक और पॉइंट समझना, आपने देखा ना कि राष्ट्रपति एक 12 मेंबर को मनोनीत कर सकते थे राज्यसभा में, उस तरह से राज्यपाल भी मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन किसमें? विधान परिषद में। तो थर्ड अगर हम इनकी पावर देखें तो तीसरा ये है
कि राज्यपाल राज्यसभा के 1/6 मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं, 1/6, जितना टोटल स्ट्रेंथ होता है उसका 1/6। जबकि राष्ट्रपति वाला पॉइंट क्या था, वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते थे टोटल। तो राज्यपाल भी विधान परिषद में कर सकते हैं। राज्य की जो उच्च सदन है वो कौन है, विधान परिषद, और राज्य का जो लोअर माना जाता है वो विधानसभा। ये विधानमंडल एक्चुअल में ना हो करके ये शब्द यहां पर होना चाहिए विधानसभा, ठीक है। तो हम ये विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग ये देखें तो एक आपने समझ लिया तीसरा कि नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यपाल। चलिए चौथा क्या पॉइंट है, देखो ये इसको खत्म भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है उस तरह विधानसभा भी भंग हो जाती है। और विधानसभा भंग होने का मतलब कि सरकार गिर गई है, यानी कि जो सीएम है वो खत्म, अब उनका कोई नहीं, अब हो सकता है कि नया इलेक्शन हो। तो विधानसभा भी भंग हो सकती है, ये कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। लोकसभा को भंग कौन करते हैं, तो वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। अब बात यह आती है कि विधानसभा में अगर स्पीकर नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, दोनों के पद खाली हैं, तो क्या होगा, तो राज्यपाल किसी भी सदस्य को जो सीनियर वहां पर होगा उस विधानसभा में, उसको नॉमिनेट कर सकते हैं अध्यक्ष के लिए। आपने ध्यान दिया, लोकसभा में ये काम कौन कर सकता था, प्रेसिडेंट कर सकते थे। क्या अगर मान लो लोकसभा का स्पीकर नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो लोकसभा का जो मेंबर होता है उसी को अध्यक्ष बना सकते हैं उस समय के लिए। तो राज्यपाल राज्य में ऐसा करते हैं, तो विधानसभा में ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और पावर देखते हैं हम लोग, तो ये 5वां पावर हो गया इनका। एक पावर और देखिए, 6वां, यदि सेशन में नहीं है, सेशन ही नहीं चल रहा, विधानसभा भंग हो चुकी है, बजट सत्र या कोई भी सेशन बैठक बुलाई नहीं जा सकती, और अगर कोई भी नहीं बुलाई जा सकती तो उस दौरान क्या होगा, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस तरह केंद्र लेवल पे राष्ट्रपति जारी कर सकते थे, वैसे राज्य लेवल पे राज्यपाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 हफ्ते के अंदर इसको अप्रूव हो जाना चाहिए। जैसे ही पहली बैठक होगी विधानसभा की, तो 6 हफ्ते के अंदर उसको पारित हो जाना चाहिए। तो ये बातें सब पूरा एकदम सेम चल रहा है जैसे राष्ट्रपति, बस वहां आप राष्ट्रपति हैं और वहां पे लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, यहाँ पे क्या है, राज्यपाल है, और उसकी जगह क्या चल रहा है, विधानसभा और विधान परिषद चल रही है। बात समझ में आ रही है सबको। तो ये कोई बहुत अंतर नहीं है, बस सिंपल चीजें चल रही हैं, वही बस वहां पे नाम चेंज करने हैं। जहां लोकसभा है वहां राज्यसभा, वो विधानसभा कर लो, जहां राज्यसभा है वहां विधान परिषद कर लो, जहां राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल कर लो। ये ऐसे है सिंपल, और बाकी सारे वही चीजें चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी है, एक और पावर अगर देखें 6वें के बाद 7वां, तो अब बात ये आती है कि अगर कोई विधानसभा का मेंबर, जैसे ये लोग विधायक बन के गए, अभी चुनाव होने वाला है, बहुत सारे विधायक पहुंच जाएंगे और वो फिर सीएम बन जाएंगे, तो पता चला कोई ना कोई सीएम तो बनेगा। इन मेंबर को हटा कौन सकता है, इनको अयोग्य घोषित करके कौन हटाएगा, तो ये राज्यपाल ही हटाते हैं। लेकिन वो इलेक्शन कमिश्नर की मदद लेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या निर्वाचन आयोग है, वो उनसे पता करके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं किए हैं, कोई धांधली तो नहीं हुई है, और उनके हेल्प से राज्यपाल उसको हटा सकते हैं। क्लियर है, ये राज्यपाल के पास पावर है कि कोई भी विधायक अगर पहुंच गया है, कुछ गड़बड़ किया है या समथिंग कुछ लगता है कि इसको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, तो राज्यपाल कर सकते हैं राज्य में। केंद्र लेवल पे लोकसभा में वो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं वहां पर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी निर्वाचन आयोग से उनको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो राज्यपाल को दी जाती हैं और फिर राज्यपाल उसे सदन के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कैग की रिपोर्ट है, स्टेट जैसे यूपीएससी होता है वैसे स्टेट का होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होते हैं, वित्त आयोग, इन सब की जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल ही रखते हैं सदन के अंदर। सपोज करो कि ये रिपोर्ट बनी, तो अब उसमें डिस्कशन होगा ना सदन में कि मतलब विधानसभा या विधान परिषद में, तो कौन उसको टेबल करेगा, उसके सामने कौन लेके आएगा, तो राज्यपाल लेके आएंगे। वहां पर कौन लेके जाता है केंद्र में, वो राष्ट्रपति लेके जाते हैं सदन में। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती हैं जिनके ऊपर ये रिपोर्ट फिर ये सबमिट करवाते हैं आपके विधानसभा और विधान परिषद में, ठीक। ये भी बात कर सकते हैं कि कुछ अगर बिल बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं जिस पर हमारी विधानसभा कोई एक्शन नहीं ले रही, तो उनको निर्देश दे सकते हैं कि इन बिल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर लीजिए। तो हमने देखा लेजिस्लेटिव में बहुत सारी पावर है गवर्नर के पास, करीब करीब हमने 9 प्रकार की पावर देख ली इनकी। पहला हमने देखा कि जब भी विधानसभा गठन होगा तो पहली बैठक जैसे ही होगी उसको ये स्पीच देते हैं उसमें। दूसरा हमने क्या देखा
कि आपका जो भी सदन विधानसभा या विधान परिषद है उसको बुलाने का काम करते हैं ये, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि विधान परिषद के 1/6 मेंबर को ये मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। चौथा हमने क्या देखा कि विधानसभा को ये रिजॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। पांचवा हमने देखा कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है उस समय विधानसभा में तो किसी भी सदस्य को ये वहां पर बैठा सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर छठवां हमने देखा कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, है ना। सातवां हमने देखा कि ये मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर की मदद से। आठवां हमने देखा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो राज्यपाल सदन के अंदर रखवाते हैं, मतलब राज्य के अंदर विधानसभा विधान परिषद में। और नौवां देखा कि अगर कोई बिल बहुत दिन से पेंडिंग है तो राज्यपाल कह सकते हैं कि इसको जल्दी रिजॉल्व करो। हेलो हेलो बहुत सिंपल है। अगर राष्ट्रपति को आपने ठीक से पढ़ा है, स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं, राज्यपाल बहुत ईजी है। अगर राष्ट्रपति को आपने ढंग से पढ़ा है तो राज्यपाल बहुत ईजी है। हाँ, अगर राष्ट्रपति वाला चैप्टर ही आपका कमजोर है तो फिर राज्यपाल भी कमजोर हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति को मजबूत करिए अपने देश के, तब राज्यपाल को भी मजबूत करिए, दोनों मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात थी कि एक आर्टिकल था हमारे उसमें, आर्टिकल 333। तो राज्यपाल क्या कर सकता था कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। राष्ट्रपति वाले केस में क्या था, 2 कर सकता था, राष्ट्रपति 2 कर सकता था, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसी तरह से इसको भी हटा दिया गया। 104वां संशोधन हुआ और इसके तहत ये भी खत्म हो गया। तो राष्ट्रपति के वो जो 2 पावर थी वहां पर मनोनीत करने की, वो हट गई। और एक यहाँ जो राज्यसभा में राज्यपाल कर सकते थे, मतलब राज्यपाल विधानसभा में कर सकते थे, ये भी हट गई। तो दोनों लोग की पावर खत्म कर दी गई, ना तो वो 2 मनोनीत करेंगे ना तो ये एक मनोनीत करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो डिस्क्रिशनरी पावर में हम बोलते हैं विवेकाधीन शक्तियां, मतलब जो अपने एक दिमाग से ले सकते हैं। अच्छा, कुछ मामले में गवर्नर की पावर ज्यादा है राष्ट्रपति से, कुछ मामले में। तो जैसे ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, विवेकाधीन शक्ति, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है इनका। नो डाउट कि राष्ट्रपति के पास पावर अलग है, बिल्कुल पावरफुल है वो, लेकिन राज्यपाल के पास कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रपति को नहीं दी गई हैं राज्य के मामले में। तो डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां, जिसके लिए वो किसी की हेल्प नहीं ले सकते, अपना दिमाग का प्रयोग करके ये कर सकते हैं, ठीक है ना राज्यपाल। तो देखते हैं वो कौन से हैं, बस 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो उनकी विवेकाधीन शक्तियां देखते हैं। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये अपने दिमाग का प्रयोग करके ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है विवेकाधीन का मतलब। चलिए समझते हैं क्या है। आर्टिकल 163 163 क्या कहता है, गवर्नर जो भी अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है या कार्यपालिका शक्ति है वो किसकी मदद से करेंगे, सीएम और उनकी काउंसिल की मदद से। आप याद करिए राष्ट्रपति वाला, कि राष्ट्रपति सारी कार्यपालिका शक्ति जो भी वो एग्जीक्यूट करेंगे कैसे करेंगे, पीएम और उनकी कैबिनेट से। तो राज्य में वही काम राज्यपाल, सीएम और उनकी कैबिनेट से कर रहा है। तो ये बात हमारी लिखी हुई है 163 में, सिंपल वही चीज। एक पावर है इनके पास, इन हिज डिस्क्रिशन बोलते हैं इसको, ओपिनियन ऑफ गवर्नर। मतलब इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके किसी भी बिल को, किसी भी को तो नहीं, कुछ बिल को रखते हैं, तो कुछ बिल को ये रिजर्व कर सकते हैं,
मतलब सपोज करो कि सीएम की कैबिनेट ने कोई बिल विधानसभा में पेश किया, और फिर वो जब विधानसभा में पेश होगा उसके बाद वो पारित मतलब पास हो जाता है उस मतलब विधानसभा से, विधान परिषद से, तो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल को साइन करने होते हैं। राज्यपाल कहते हैं नहीं हम नहीं कर रहे, हम इसको राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, राष्ट्रपति समझे इसके बारे में। तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, तो भैया हम नहीं जानते इस बिल पे, अब जो पावर है ये राष्ट्रपति लेंगे सीधा। तो ये पावर गवर्नर के पास है, वो उसको रिजर्व कर सकते हैं, कहते हैं कि भैया हम साइन नहीं कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं राष्ट्रपति को, अब राष्ट्रपति समझेगी क्या करना है। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 200 में। तो अनुच्छेद 200 के तहत ये किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति को, और जैसे ही वो राष्ट्रपति को बिल रिजर्व कर देते हैं इनकी पावर खत्म हो जाती है, अब सारा मसला राष्ट्रपति के पास जाना है। क्लियर। एक दूसरी पावर देखते हैं जो इनका डिस्क्रिशनरी पावर में ही आता है, विवेकाधीन शक्ति में, कि अगर इनको जैसे मान लो किसी राज्य के गवर्नर है और साथ में इनको एक यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर बना दिया गया है, केंद्र शासित। क्लियर है। तो वो दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस यूनियन टेरिटरी का इनको बनाया गया होगा तो ये वहां पे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां पर वहां के वो सीएम या उनके मिनिस्टर की मतलब हेल्प से को करें। जैसे सपोज करो पुद्दुचेरी है, तो पुद्दुचेरी में सीएम और उनकी काउंसिल भी है, दिल्ली है, दिल्ली में भी सीएम और काउंसिल है। तो अगर ये किसी स्टेट के भी बनाए जा रहे हैं और साथ में एक यूनियन टेरिटरी के भी ज्वाइन कर दिए जा रहे हैं, तो यूनियन टेरिटरी में ये इनकी पावर काफी हो जाती है। वो चाहे तो वो जो यूनियन टेरिटरी है उसके सीएम और उसकी काउंसिल के जो सलाह है उसको नहीं भी मान सकते हैं, ये है। तो ये बताया गया है 239 में। तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी स्टेट के गवर्नर को, कोई राज्य के गवर्नर है वो, और साथ में उनको ज्वाइनिंग यूनियन टेरिटरी दे दिया गया है, स्टेट के भी हैं और साथ में एक्स्ट्रा दे दिया गया। आपको बताया था ना 7वां संविधान संशोधन 1956, एक राज्यपाल को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश वो भी दिया जा सकता है। तो उनके पास राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यूटी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो अगर वहां पे कोई सीएम या वो है यूनियन टेरिटरी में तो ये मना कर सकते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर, ये पावर इनको दी गई है, और ये 239 में लिखा हुआ है आर्टिकल। तो एक पावर हमने इनका क्या देखा स्टूडेंट्स, पहला पावर हमने देखा इनका ये वाला बिल को रिजर्व करने वाला। दूसरा पावर हमने देखा कि ये राज्य के भी राज्यपाल है और केंद्र शासित प्रदेश के भी राज्यपाल है, तो ये वहां पे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा समझिए कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे क्षेत्र हैं स्टूडेंट जो बैकवर्ड में है। अब हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मणिपुर। तो मणिपुर के जो पहाड़ी एरिया हैं, तो मणिपुर में भले सीएम होगा और उसकी काउंसिल होगी, लेकिन मणिपुर के जो पहाड़ी एरिया हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के पास होती है वहां। असम में भले सीएम है और काउंसिल है, लेकिन असम का जो ट्राइबल एरिया है, जनजाति क्षेत्र, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी पावर राज्यपाल देखते हैं। सिक्किम में भी होगा सब कुछ, लेकिन वहां पर जो राज्यपाल नियुक्त होंगे तो वहां के जो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है वो राज्यपाल के अधीन होता है। अरुणाचल प्रदेश में भी सीएम होंगे, नागालैंड में भी होंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, वो गवर्नर के हाथ में होती है, गवर्नर उसको देख सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां के जो पिछड़े हुए इलाके हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नर बॉडी बना सकते हैं। तो ये एक स्पेशल पावर है इनके पास, कि मतलब वहां पर सीएम होते हुए उनके कैबिनेट भी होते हुए कुछ ऐसे मामले हैं जिसपे गवर्नर की डायरेक्ट पावर है, वो उसको संभाल सकते हैं। तो जब आप स्पेशल वाले में देखोगे तो यही पावर है कि मणिपुर के जो हिल एरियाज हैं पूरी जिम्मेदारी गवर्नर की है। दूसरा, असम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इन्हीं के कंट्रोल में है। तीसरा, नागालैंड और अरुणाचल में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गवर्नर के पास है। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कर्नाटक के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं, गुजरात में देखोगे सौराष्ट्र एरिया पड़ता है, काफी पिछड़े उसमें आता है, उसके लिए एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ एक क्षेत्र पड़ता है, किसान बहुत प्रभावित होते हैं, उसके लिए गवर्नर बना सकते हैं। कर्नाटक में क्षेत्र पड़ते हैं, उनके लिए बना सकते हैं। तो ये इनकी एक स्पेशल पावर है। नींद आनी शुरू हो गई, खत्म, सब हो गया काम।
ट्राइबल एरियाज का मतलब जनजातीय, जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज मतलब जनजाति। देखा हमने इनकी विवेकाधीन पावर, मतलब काफी पावर इनके पास, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, किसी और पर मतलब डिपेंड नहीं है। ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा, अगर ये स्टेट के गवर्नर है साथ में किसी यूनियन टेरिटरी के हैं, तो ये यूनियन टेरिटरी के सीएम और काउंसिल पे डिपेंड नहीं है, वो अपना फंक्शन कर सकते हैं। तीसरा, हमने देखा कुछ एरियाज हैं जिनकी पावर इनके हाथ में है, जैसे मणिपुर हो गया, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो महाराष्ट्र के कुछ एरिया, महाराष्ट्र के, गुजरात के, कर्नाटक के, तो स्पेशल पावर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगर राज्यपाल को लगता है, अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है, तो मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने या त्यागपत्र करने के लिए कह सकते हैं। देखो ये वही बात हुई ना, अविश्वास प्रस्ताव वाला, कि विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट गई, ये तो गई, अब तो बस सीधे इनका विश्वास मत लेके आइए। तो राज्यपाल बोलेंगे हाँ भाई प्रूफ करो अपना कि तुम्हारी सरकार अभी भी चलनी चाहिए। तो सीएम साहब अपना बढ़िया कहेंगे ठीक है हमारे सारे विधायक हैं। अरे राजस्थान में नहीं चल रहा था एक बार अभी बीच में, तो एक तो होटल में ले गए थे, सारे विधायकों को रख दिए थे, कोई विधायक को खरीदा ना जाए, भाग ना जाए, कोई कुछ ना कर ले, तो ये सब चल रहा था। तो यही होता है। तो राज्यपाल के पास ये पावर है, वो बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं, और अगर वो बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, सीएम साहब गए, तो सीएम साहब निपट जाएंगे, फिर वही होगा। तो ये पावर भी इनके पास है। तो ये तो सेम है, ये तो राष्ट्रपति के पास वो वाली ऊपर वाली है कि उनका लोकसभा में है, तो इनका यहाँ पर विधानसभा में। तो हमने देखा इनकी लेजिस्लेटिव पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ अच्छी बात। फाइनेंशियल पावर देखते हैं। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है कि राज्यपाल, ये बहुत कॉमन है, ये सब पढ़ चुके हो, बस केवल राज्यपाल शब्द लगाना है, जो राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल कर देना है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में नहीं आ सकते। वहां क्या था, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में नहीं आ सकते। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 203, राज्य की जो कंटिजेंसी फंड है, राज्यपाल की बिना अनुमति के व्यय नहीं किया जा सकता। वहां क्या था, राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं व्यय किया जा सकता। दोनों के फंड अलग अलग होते हैं ना, केंद्र लेवल पे अलग होता है, राज्य लेवल पे अलग होता है। तीसरा क्या है इसमें, अनुच्छेद 202, राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य का वार्षिक बजट रखते हैं। तो हर राज्य भी तो अपना बिल रखता है, हर राज्य भी तो रखता है अपना बजट, और केंद्र में कौन रखवाता है, वो तो वित्त मंत्री रखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो वही चीजें हैं, तो सब कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहला धन विधेयक जो है आपका, वो भी रखने का काम कौन कर रहे हैं, आपके राज्यपाल। दूसरा, कंटिजेंसी फंड से अगर राज्यपाल की अनुमति नहीं तो व्यय नहीं कर सकते। तीसरा, वार्षिक बजट जो रखते हैं वो राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। केंद्र लेवल पे कौन रखता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर वहां वाले रखते हैं। सब सेम चल रहा है, आप लोग को भ्रम रहता है। यही हमने कहा कि एक आध शुरुआत के चैप्टर तैयार कर लो, उसके बाद सब कॉमन चलेंगे, बस केवल नाम बदलने होते हैं उसके इधर उधर। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में रखवाता है। अब आप समझिए, एक वित्त आयोग था केंद्र लेवल पर, वो किसके अधीन था, राष्ट्रपति के। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये रिपोर्ट अगर लोकसभा में रखवानी है तो कौन रखवाता था, राष्ट्रपति। राज्य में रखवाना है तो राज्यपाल रखवाएगा। सिंपल से पॉइंट है चारों। तो ये पॉइंट हमने देखा है इनके फाइनेंशियल। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो ये पूरे देश की भी हैं। देश में सबसे पहली राज्यपाल बनने वाली महिला सरोजनी नायडू ही, जो पहली महिला राज्यपाल है वो सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। इनका कहना है, एक कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। और
राज्यपाल मतलब सोना का बना तो दिया गया लेकिन रखा पिंजरे में ही गया है। तो ये है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल है 1965 के पहले वो सदर रियासत के नाम से जाना जाता था। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को हम लोग सदर रियासत कहा करते थे। 1965 के बाद फिर हम लोग उसको राज्यपाल कहने लगे। भारत में सर्वप्रथम 1980 तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। यानी कि किसको उसके पद से मतलब हटा ही दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, तो वो सबसे पहले प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु के, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत। जिला न्यायाधीश मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं उनके। चलिए जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स फटाफट कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? एक बटा छह। 1/6। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल हैं वो अपनी सारी कार्य शक्ति जो है वो सीएम और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे? सर विधानसभा में नहीं कर सकते हैं क्या? तो ये बताओ राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकते हैं क्या? जब बताए हैं कि राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ लो। वन 163 आर्टिकल, वेरी गुड। और कुछ पूछ लें? राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए कोई बिल रिजर्व रखते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल है? किसी बिल को जब वो रिजर्व रखते हैं राष्ट्रपति के लिए तो किस आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन है? राज्य का जो वार्षिक बजट है, जो राज्य का बजट होता है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत डिस्क्राइब है? किस आर्टिकल के तहत वो डिस्क्राइब है राज्य का जो बजट है? राज्य का जो बजट है वो किस आर्टिकल के तहत डिस्क्राइब है? 202। अच्छा, अच्छा पेज तो सामने ही है आपके। अरे अरे, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत? राज्यपाल द्वारा डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसके अंतर्गत है? डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसके अंतर्गत है? 233। बहुत सही, ठीक, बेहतरीन। तो हम आपसे फिर कहते हैं कि पहले आप 5वां वाला जो पार्ट है उसको बढ़िया तैयार कर लो, आगे के सारे चैप्टर आपके तैयार होने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग केंद्र में पीएम और उनकी काउंसिल देख रहे थे, अब राज्य में हम देखेंगे सीएम और उनकी काउंसिल। जैसे वहां पे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर थी, राज्य में कौन होगा? सीएम और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर होगी। बात सिंपल है। हम फिर से बोल रहे हैं, पार्ट 5 अगर आपका तैयार नहीं है उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए और बढ़िया उसको तैयार कर लीजिए, सब हेल्प मिल जाएगी। देखिए राज्य मंत्रिपरिषद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो अनुच्छेद 163। अच्छा हाँ, ध्यान रखना प्रधानमंत्री वाले जो कहे तो हम रहे हैं बार बार 5 पार्ट, वही आर्टिकल ना वो कर लेना इसमें अप्लाई, आर्टिकल बदल जाएंगे।
फंक्शन मतलब ठीक है, लगभग सेम है, वहां पे नाम चेंज करना है, लेकिन आर्टिकल तो अलग अलग है ना, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। याद करो हमारी लाइन, जब वहां क्या बोला गया था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगा, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट होगी। आर्टिकल 74 74 में बात की गई थी। उसी तरह से 163 में क्या बात की जा रही है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक सीएम होगा और उसकी कैबिनेट होगी। अब ये मंत्रिपरिषद जो होगी उसमें होगा कौन कौन, तो एक तो चीफ मिनिस्टर होंगे, उनका एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्री जो भी मंत्री होंगे कैबिनेट मिनिस्टर उनके, और एक राज्य स्तर स्टेट मिनिस्टर उनके अलग होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जिस तरह से केंद्र में होते हैं उस तरह से राज्य में भी होते हैं, बहुत सिंपल है। हमने वहां देखा था कि यहाँ पे बस पीएम हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, पीएम हो जाएगा, जबकि राज्य में है तो वो कौन है, सीएम है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। तो सीएम की कौन करता है, राज्यपाल करता है, बात खत्म। तो सीएम की कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा और फिर सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वहां पे क्या था, राष्ट्रपति पीएम की करता है और पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की करता है, ठीक है। मंत्री पद की योग्यताएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से मंत्री बनाना है तो या तो विधानसभा या विधान परिषद सदस्य हो। बात तो वहां पर भी वही थी, वहां क्या होना चाहिए था, लोकसभा या राज्यसभा का होना चाहिए था। यदि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी वो अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री रह सकता है। ममता बनर्जी चुनाव हार गए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें पोस्ट लेनी थी, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। तो वही पॉइंट है, केंद्र लेवल पे क्या था, लोकसभा राज्यसभा में अगर उसको मंत्री बनाया गया है प्रधानमंत्री कैबिनेट में तो कम से कम किसी सदन का उससे सदस्य होना पड़ेगा। बात वही चल रही है, सब कुछ सेम, बस वहां केंद्र देखा जा रहा है या राज्य देखा जा रहा है। तो हमने देखा इस तरह से ये पॉइंट। चलिए शपथ, हाँ बता सकता है कोई शपथ क्या, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री को कौन दिलाएगा, राज्यपाल। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। तो जैसे वहां पर वो दिलाते हैं तो यहाँ पे कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मंत्री द्वारा शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन आर्टिकल याद रखना भाई, आर्टिकल याद रखना आपका काम होगा कि कौन से आर्टिकल में क्या मतलब बात हो रही है। हम तो समझा सकते हैं, आर्टिकल आपको याद करने पड़े। वेतन और भत्ते, सैलरी कौन डिसाइड करता है, तो राज्य का विधानमंडल। इन मंत्रियों के लिए जो भी चीजें हैं मंत्री वगैरह के लिए कौन डिसाइड करता है, विधानमंडल जो होता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का, लेकिन अगर बहुमत चला गया तो ये लोग निपट जाएंगे, ठीक है। 5 साल का तो कार्यकाल है, लेकिन बहुमत अगर हट गया तो ये भी खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिपरिषद खत्म। मतलब राष्ट्रपति शासन का मतलब सारी पावर किसके हाथ में चली जानी है, राष्ट्रपति के हाथ में चली जानी है, और वो ये काम करेंगे राज्यपाल की मदद से, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो भंग हो गई है, सीएम का पावर खत्म हो जाएगा, तो राज्यपाल के पास रहेगी पावर, और राज्यपाल फिर राष्ट्रपति की मदद करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन में प्रेसिडेंट राज्यपाल की मदद से शासन चलाते रहते। या तो मुख्यमंत्री अनुरोध कर दे कि भैया, राज्यपाल से ही कह दे भैया हमारा मंत्रिपरिषद भंग कर दो, बहुत हो गया, करा दो चुनाव फिर से दोबारा, या तो ये खुद ही कह दे तो कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो ये चीज, बट ऐसा कोई सीएम करता नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन कौन सीएम चाहेगा कि मेरी सरकार गिर जाए उसके बाद मतलब दोबारा चुनाव हो, कोई नहीं चाहता। एक तो किस्तें मुश्किल से तो चुन के आते हैं सब, और कमाने का इतना बढ़िया जरिया मिला है, और उसके बाद वो कह दे कि मतलब हमारा वो हो जाए, ठीक है। चलिए, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, कहने का मतलब
आपने देखा ना कि सीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। और राज्यपाल सीएम की मदद से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? तो राज्यपाल उनको हटा भी सकते हैं। मान लो सीएम ने कहा ये मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है, चलो इसको हटा दो, तो फाइनल मुहर राष्ट्रपति की लगेगी, सिग्नेचर कर देंगे, वो निपट जाएंगे। ठीक, ये वैसा ही था लोकसभा वाला। अगर लोकसभा के कैबिनेट मिनिस्टर में कोई गड़बड़ करता है तो पीएम सलाह दे करके निकलवा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो वहां से उनको हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, केंद्र में जो पूरा कैबिनेट था, उनका मंत्रिमंडल पीएम का किसके प्रति उत्तरदायित्व था? किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? पीएम। पीएम और उनकी कैबिनेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थी? देखो, ये कह रहे पीएम के प्रति ही थे रिस्पॉन्सिबल। अब खत्म हो का तुम। हम कह रहे पीएम और उनकी कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? तुम लोग लोकसभा के प्रति थे। लोकसभा में जवाब देना होगा, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी। संसद की सरकार इसी को कहते हैं कि जो पीएम और उसकी कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति है। ना पढ़ो तुम लोग, ठीक है। और ठीक यही बात राज्य में होती है। तो राज्य का जो सीएम है और जो उसकी कैबिनेट है वो विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। वहां का लोकसभा समझ लो, यहाँ पे विधानसभा समझ लो। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ओके चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो बात समझ में आई? कितना कंपैरिजन चल रहा है, अब कितना कराएं बताओ? इतना तो बता दिए कि 5वां पार्ट तैयार कर लो, राष्ट्रपति तुम्हारा राज्यपाल तैयार हो जाएगा पूरा तुरंत, स्टेट वाला। तो यहां से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 166 क्या कहता है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन, मतलब किस तरह से राज्य सरकार का संचालन चलेगा। एक प्रकार से राज्यपाल सर्वे सर्वा है। राज्यपाल सर्वे सर्वा का मतलब कि ज्यादा पावर इनके पास है और मंत्रिमंडल की सलाह से ये काम करेंगे। ये ठीक वही वाला जैसे वहां राष्ट्रपति करेंगे। तो ये चीज इनके है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री कार्य, याद है? ऐसा ही एक काम था पीएम वाला। अनुच्छेद 78, अगर राष्ट्रपति को कोई सूचना चाहिए तो पीएम को बुला के वो सूचना मांग सकते हैं, अगर याद हो तो उसी तरह से ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचना देते रहें। अनुच्छेद 165, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, केंद्र में याद करो कौन होता है? एजीआई होता है वहां, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और राज्य में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। सब कुछ वही चल रहा है स्टूडेंट, खाली तुमको पढ़ना है, बस रिवाइज करना है बस खाली। तो वहां पर जो एक विधि अधिकारी है वो ये। तो चलिए आप बताइए, केंद्र लेवल पर पहला लॉ ऑफिसर किसको माना जाता है? संघ लेवल पर पहला लॉ ऑफिसर किसको माना जाता है? पहला लॉ ऑफिसर किसे माना जाता है संघ लेवल पर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नहीं देखो कैग भी टाइप कर रहे हैं तुम लोग यार, क्या करें तुम लोग का। तो एजीआई है लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फटाफट देखो तुरंत टाइप करेंगे सब लोग। तो राज्य लेवल पे कौन है? तो राज्य लेवल पे कौन फर्स्ट ऑफिसर के उसमें आएगा? एडवोकेट जनरल आएगा, एडवोकेट जनरल आएगा राज्य लेवल। पेज भी ओपन है, सामने ही है, राज्य का महाधिवक्ता दिख रहा है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब इससे बढ़िया याद करने का क्या तरीका आपका है हम नहीं जानते। क्या बढ़िया राष्ट्रपति का याद किए होगे, लोकसभा राज्यसभा सब अब बढ़िया कंपेयर करते चले जाओ। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रख दो, लोकसभा की जगह विधानसभा रख दो, राज्यसभा की जगह विधान परिषद रख दो, और जहां पीएम है वहां सीएम रख दो, जहां उनके मंत्रिमंडल है वहां सीएम का मंत्रिमंडल रख दो। लो पूरा पाव खत्म, सब दोनों चैप्टर एक साथ। तो राज्य का महाधिवक्ता अगर हम लोग देखें तो द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसको वो ना बोल देना एडवोकेट जनरल ऑफ मतलब वो इंडिया, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या फिर राज्य का महाधिवक्ता। ये 165 के अंतर्गत बात की गई है।
आर्टिकल तो तुम लोग के पास का वैसे भी नहीं है। अगर हम यही पूछ लें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसके तहत करेंगे, तुम लोग खत्म हो जाओगे, हमें पता ही है। तो जाने दो, रहने ही दो कि किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, और मालूम है तो बता दो। अरे बहुत तेज लोग हैं भाई, 76 76 76 ऐसा पढ़ रहे हो तुम लोग, वाह। ठीक, सही है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल वो कौन है? प्रथम विधि अधिकारी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। योग्यता क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। और कार्यकाल क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। देखो ये सब वही है। एजीआई का क्या था? वो देश का था। नियुक्ति वो कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। ठीक है। योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए थी? उच्चतम न्यायालय के बनने की होनी चाहिए थी। और किसके प्रसाद पर्यंत था? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। बस सब उठा करके आपने नीचे राज्यपाल रख दिया है, कंप्लीट हो गया सब। समझ गए? ठीक है ना, तो वही चीजें हैं। अच्छा, उसके पास क्या पावर थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास? उसके पास ये पावर है कि वो देश के किसी भी कोर्ट में जा सकता है, देश के किसी भी कोर्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन ये राज्य लेवल पर होगा। जो महाधिवक्ता है वो देश के किसी भी लेवल पे जा सकता है, तो ये तो राज्य लेवल पे होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो सीएम और उनकी कैबिनेट है उनके बारे में आर्टिकल आप लोग को याद करना पड़ेगा, बाकी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपना आर्टिकल अपना याद करते रहना। आते हैं, जिस तरह से हम लोग संसद की बात कर रहे थे, संसद, तो संसद में क्या था आपके पास? 3 पार्ट थे। एक कौन था? लोकसभा, राज्यसभा, और कौन थे? प्रेसिडेंट। तो वैसे ही स्टेट में कौन है? एक विधानसभा है, विधान परिषद है, और राज्यपाल है। मतलब ये मान लो एक प्रकार से लोकसभा, ये मान लो एक प्रकार से राज्यसभा मान लो। समझा रहे हैं, उठा के रख मत देना, हम कंपेयर करा रहे हैं। और यहाँ पे जो राज्यपाल है उनको आप एक प्रकार से प्रेसिडेंट कर सकते हो। बस सारी चीजें वही कॉमन चलने लग जाएंगी। ठीक है ना। जैसे केंद्र लेवल पे लोकसभा क्या थी? निम्न सदन है। केंद्र लेवल पे राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। उसी तरह से राज्य में कौन है? विधान परिषद उच्च सदन होगा, और निम्न सदन कौन होगा? तो विधानसभा होगी। बस सिंपल है ये। हम कहते हैं कि कौन से सदन में, विधानसभा में या विधान परिषद में से किसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा? तो आप समझ लीजिए कि किसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है? लोकसभा में होता है, जहां पीएम बैठते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो विधानसभा का होगा जहां सीएम बैठते हैं। बात सिंपल है। और राज्यसभा में मनोनीत करते हैं वो 1/12 सदस्यों को। तो यहाँ पे राज्यपाल कितने को करते हैं? 1/6 को। वो विधान परिषद में सब चीज वही चल रही है। ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, हमने बताया ना, हर राज्य में नहीं है। ये तो है लगभग विधानसभा, ये हर राज्य में नहीं। 6 ऐसे मेन राज्य हैं जिनके बारे में उल्लेख है आपके संविधान में। यानी कि जिन जिन राज्यों में दोनों हैं, लोकसभा भी, लोकसभा, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर दोनों हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। और ये उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। तो आर्टिकल 168 में ये है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, यानी कि विधानसभा जो भी है। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे दोनों हाउस हैं, बाकी जो स्टेट्स है उसमें एक हाउस है, यानी कि विधानसभा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या राइज होता है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद तो 6 राज्यों में ही है, तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, क्या उन राज्यों में हम विधान परिषद बना सकते हैं? क्या ये पावर है कि हम जिन राज्यों में विधान परिषद बनाना चाहते हैं बना सकते हैं या नहीं? आप लोग बताइए। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 168 कहता है केवल 6 राज्यों में है दोनों सदन, लेकिन क्या हम बना सकते हैं विधान परिषद जिसमें बनाना चाहें, जिन राज्य में नहीं है? बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। और जिस राज्य में विधान परिषद है, क्या उससे हम खत्म भी कर सकते हैं? क्या हम चाहते हैं कि उस राज्य में विधान परिषद न रहे, खत्म हो जाए? यस, दोनों हो सकते हैं।
अगर है तो खत्म भी किया जा सकता है और नया बनाया भी जा सकता है, दोनों पावर है। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है हमें क्रिएट करना है, तो हमें आर्टिकल 169 में ये डिस्क्रिप्शन है, अनुच्छेद 169 में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आप किसी राज्य में विधान परिषद बनाना चाहते हैं या उसको खत्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपल प्रोसीजर है, वो हम देखते हैं कैसा। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन है 169 में, 169 में, देखते हैं। अब ये पूरा दारोमदार विधानसभा पे जाता है, ये पूरा दारोमदार विधानसभा पे जाता है। जैसे सपोज करो झारखंड, अब झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो अब झारखंड में अगर विधान परिषद नहीं है तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ विधान परिषद बन जाए। तो ये लोकसभा जो सॉरी लोकसभा बार बार आ रहा है, विधानसभा जो होगी इनकी, वो विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाना होगा, एक बिल पेश करना होगा, जिस पर यह मेंशन होगा कि हम विधान परिषद बनाना चाहते हैं। क्लियर है? तो विधानसभा अगर ये करती है तो ये चीज की जा सकती है। समझ में आ रही बात? आर्टिकल 169, तो जिस राज्य में अगर नहीं है तो ये कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक रेजोल्यूशन यानी कि एक बिल लाते हैं। ठीक है, वो बिल कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा, और ये स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है बिल, तो विधानसभा उसे पारित कर देगी। तो जैसे ये बिल पारित हो जाएगा उस विधानसभा से, तो तुरंत नहीं क्रिएट होगा, फिर ये बिल जाएगा संसद में, तो एक बिल फिर संसद में लाया जाएगा, पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट में भी इसे पास करना होगा। तो पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, तो विधानसभा परिषद उस राज्य में क्रिएट हो जाएगी। फिर से सुनिए, आर्टिकल 169 हमें यह कहता है कि हम जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है हम वहां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहां उस राज्य की विधानसभा इसके बारे में रिक्वेस्ट करे। तो उस राज्य की विधानसभा अगर ऐसा करती है तो एक बिल लाएगी अपने विधानसभा में जिस राज्य में क्रिएट करना है, और उसे वो विशेष बहुमत से पारित करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। और जैसे उस राज्य की विधानसभा में पारित हो जाएगा तो फिर एक बिल लाना होगा संसद में, पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट में वो दोनों सदनों से पास करना होगा। तो जैसे ही वो पास हो जाएगा वहां पर, तब उस राज्य में वो विधान परिषद क्रिएट हो सकती है। और अगर कोई राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ जो विधान परिषद वो खत्म हो जाए, तो भी यही प्रोसेस है, वो फिर से एक बिल लेके आए अपने राज्य की विधानसभा में, लेकिन उस पर यह मेंशन कर दें कि इस बार हम विधान परिषद को क्या करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। तो प्रोसेस वही है, और जैसे ही वो पास हो जाएगा तो संसद ऑथोराइज है कि वो उस राज्य से उस विधान परिषद को हटा सकती है। तो दोनों काम हो सकते हैं, और ये 169 में है। देखते हैं इसको हम लोग स्टूडेंट कि क्या ऐसा कभी किया गया। तो यस, किया गया। आप अपनी हिस्ट्री को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा हुआ है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद की स्थापना की गई। पहले विधानसभा थी, फिर विधान परिषद बनाई गई 1957 में, लेकिन इन्होंने 1985 में खत्म कर दिया, विधान परिषद को एबोलिश कर दिया। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, फिर से चाहिए, तो 2007 में फिर बना दिए। ये सब हो सकता है, मतलब एक बार आप विधान परिषद खत्म करके फिर दोबारा भी बनवा सकते हैं। तो 57 में विधान परिषद बनवाई गई क्योंकि आंध्र प्रदेश में नहीं थी, तो उन्होंने कहा विधान परिषद बनाओ, बन गया। 1985 में जाके लोग समझते हैं कि चलो विधान परिषद खत्म कर देते, इन्होंने विधान परिषद खत्म कर दी अपने राज्य की। बट 2007 में कहते नहीं, फिर से होनी चाहिए, तो फिर से इन्होंने लोकसभा में पेश किया बिल और फिर से वो बन गया। पश्चिम बंगाल 1971, पंजाब 1971, तमिलनाडु 1986, यहां पर विधान परिषद थी लेकिन इन लोगों ने हटा दिया, इसी आर्टिकल 169 के तहत रेजोल्यूशन लाए अपने अपने विधानसभा में, बिल को वोटिंग के तहत स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया, फिर वो संसद में गया और संसद ने भी उसको वोटिंग से पास कर दिया और यहाँ की विधान परिषद हट गई। तो ये पॉइंट है में। तो क्या आपको समझ में आया कि क्या विधान परिषद बनाई जा सकती है और हटाई जा सकती है, दोनों हो सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? वन 169 ओके।
बस आज के लिए इतना ही, काफी आज पढ़ा दिया ना, काफी काफी डिस्कस हो गया। तो आज के लिए इतना देखते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कितना क्या मतलब, कितना है का क्या मतलब? अरे वेतन वतन में कुछ नहीं रखा, ये कभी क्वेश्चन नहीं आता भाई। कहा ना कि विधानमंडल देखती है इस चीज को, विधानमंडल तय करती है जो वेतन वगैरह है। और वेतन वतन नहीं होता, कार्यकाल वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो सब पढ़ा करो। जो जो इंपॉर्टेंट है पढ़ा रहे हैं वो तो याद ना हो रहा तुम लोग का, जो न पढ़ना चाहिए वही तुमको चाहिए। पैसा ज्यादा मैटर करता है, पैसा बता दो सर पहले, पैसा कितना है, ठीक है। चलो ओके, बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, थोड़ा रिवाइज अपना करते रहो, है ना। और हम फिर से कह रहे हैं अपना पीछे का रिवाइज कर लो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है, चीजें तुरंत आसानी से सब होती जाएंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बढ़िया आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करिए।